ठीक है। एक कल कुछ टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब टैक्स सर्विसेज के बारे में पढ़ना चालू किया था हम लोगों ने। सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है। दीज आर दी टैक्स सर्विसेज जो कि सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट इनकी वजह से होता है अगर आप अपने क्लाइंट को देते हैं। ठीक है क्या क्या? जैसे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना है, टैक्स कैलकुलेशन अगर आप अपने क्लाइंट के लिए करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के पर्पज से, तो उनके लिए टैक्स प्लानिंग करना, एडवाइजरी सर्विसेज देना, वैल्यूएशन करना फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स टैक्सेशन, और टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्व करने में उनको असिस्ट करना। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज हो गया था। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हम लोगों का अब ये आगे बचा है जो पढ़ना है, दैट इज टैक्स सर्विस इन्वॉल्विंग वैल्यूएशन। नाउ सी वैल्यूएशन, व्हाट इज वैल्यूएशन? ठीक है, वैल्यूएशन मींस जब कोई भी एसेट और लाइबिलिटी को आपको एक्चुअल वैल्यू करना हो। देखो लाइबिलिटीज का तो वैल्यूएशन कम होता है बट बेसिकली वैल्यूएशन ज्यादातर हमारे एसेट्स की वैल्यूएशन होती है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्यों डिटरमाइन करनी है? वो बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, उनमें से एक पर्पस है यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स डिटरमिन करना कि भाई लगेगा कितना टैक्स इसके ऊपर। अब जैसे कि मान लीजिए कई बार, अब सारी कंपनीज तो जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। बहुत सारी मेजर जो बहुत सारी कंपनियां, मतलब ना 90% अगर आप उठा के कंपनीज देखोगे तो वो कंपनीज लिस्टेड नहीं है, तो उनके शेयर का प्राइस क्या होगा ये कैसे पता चलेगा? शेयर का प्राइस कैसे डिटरमिन होता है पता है क्या तुम लोगों को? डिमांड बता। एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई से। तो अब डिमांड एंड सप्लाई ओपन मार्केट में है तो शेयर्स का प्राइस डिटरमाइंड है। अब आप कोई मार्केट से किसी भी कंपनी का शेयर अगर खरीद रहे हो तो प्राइस डिटरमाइंड है, क्योंकि वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। अब लेकिन कोई कंपनी है जिसके शेयर लिस्टेड ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके शेयर्स कैसे डिटरमिन होंगे? कैसे पता चला करोगे कि उसके शेयर्स की प्राइस क्या है? क्या तरीका है फिर हमारे पास? ठीक है, वी हैव स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं वैल्यूएशन जिनके बेसिस पर इनका वैल्यू किया जाता है। नाउ इफ इट इज पर्पस फॉर द टैक्स, ये काम एक ऐसा पर्सन करेगा जो कि यहाँ पे एक्सपर्ट इन सर्विसेज में ना। ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमाइन करना कि आज डेट में, जैसे आप जिस घर में रहते हो उसकी क्या वैल्यू है, वो कैसे पता चलेगा आप जिस घर में रहते हो उसकी वैल्यू क्या है? आप पता कर सकते हो क्या एग्जैक्टली? नो सर, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हायर करना पड़ता इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जनरली सिविल में इंजीनियरिंग जिन लोगों ने करी होती है या जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, उन लोगों को ये लाइसेंस मिला होता है कि वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है। तो एस फॉर अब नाउ इफ द वैल्यूएशन इज यू आर डूइंग दिस वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन फॉर योर क्लाइंट। ठीक है, तो ये सर्विस हम दे सकते हैं नहीं दे सकते? दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू दी सेफगार्ड्स है। If the valuation performed for tax purpose is not subject to external review and the effect is material to the financial statement in addition to the consideration given in 604.3, मतलब वो इससे ऊपर जो हम पढ़ के आए ना 604.3, ये रहा, यहाँ देख लो ये वाली। तो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, established practice, material effect on the financial statement, and the effectiveness of it if depend upon the treatment and present the final। इनके अलावा आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूएशन की जो मेथडोलॉजी इट इज सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ, हाउ यू विल गोइंग टू वैल्यू दिस एसेट्स। ठीक है, तो जो ये मेथड है, क्या ये मेथड एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसको हर कोई यूज कर रहा है? इट इज सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ, क्या कानून में इस मेथड की बात करी गई है? सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है, एंड दी रिलायबिलिटी एंड ऑफ द अंडरलाइन डेटा। बिकॉज क्योंकि वैल्यूएशन करने के लिए आपको यहाँ पे डेटा की जरूरत पड़ेगी। वो डेटा आपको आपका क्लाइंट ही देगा, तो वो डेटा कितना रिलायबल डेटा है जिसके बेसिस को जिसको यूज करके आप ये वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, एसेट का वैल्यूएशन करना है तो कब खरीदा, किसने में खरीदा, किससे खरीदा, कितने साल कैसे यूज किया है, वो सारी डेटा आपको चाहिए रहेगा ना वैल्यूएशन में। कैसे बिना उसके कर सकते हो क्या वैल्यूएशन बिना डेटा के? है। नो सर। नहीं कर सकते। तो वो क्लाइंट जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द पर्पसेस, वो डेटा कितना रिलायबल है? तो ये एडिशनल हमारे जो कंसिडरेशन है वो हमको देखने पड़ेंगे।
ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? यहां तक आगे बढ़े? Yes, sir. अरे क्या ही को समझ में Yes, आई क्या? sir. बाकी सिमरन, शुभ, वैदिक समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज किया, एक्सटर्नल रिव्यू एंड इफेक्टिव मटेरियल। तो सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो आपने वैल्यूएशन करी है, इट विल बी रिव्यूड बाय सम इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब वो बाद में उसका कोई रिव्यू करेगा। इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल रिव्यू एंड द इफेक्टिव इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर उसका एक्सटर्नल रिव्यू नहीं होना है और उसका इफेक्ट मटेरियल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक मटेरियल इफेक्ट आएगा, तो ये कंसिडरेशन एडिशनल कंसिडरेशन है जो आपको देखने पड़ेंगे। नाउ व्हाट आर दी सेफगार्ड्स? अगर आप अपने क्लाइंट को सर्विस देते हो, सेम सेफगार्ड्स ही हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल यूज करने, जो कि ऑडिट टीम मैम, मतलब ये आपके पास दो अलग अलग टीम्स होनी चाहिए, अलग अलग लोग होने चाहिए काम करने के लिए। आपको एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि ऑडिट टीम का मेंबर नहीं है। वो ऑडिट को रिव्यू करेगा, और यहाँ पर भी आपको टैक्स अथॉरिटी से प्री क्लियरेंस अगर लेना पड़े तो वो लेना चाहिए। आ गया है यहाँ पे? समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. सिंपल है। Yes, तो sir. देखो, सेफगार्ड्स लगभग लगभग सबके सिमिलर सेफगार्ड्स ही हैं। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। देखो ये एक बड़ी दिक्कत है कि आप अगर अपने क्लाइंट को टैक्स डिस्प्यूट यहाँ पे रिजॉल्व करने में उसको अगर आप मदद करते हो, ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि एक मेजर एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट होता है। अब टैक्स डिस्प्यूट है क्या? जैसे आपने इनकम टैक्स का जो आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस दे दिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि भाई देखो, ये आपका, हम लोग मानते हैं कि आपने जो भी टैक्सेशन अपना निकाला खुद का वो गलत था, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, इतना टैक्स बनता है, जमा कराओ। आप कह रहे हो नहीं भाई, मेरा टैक्स तो मैंने सही भरा है, आप गलत कह रहे हो, तो एक डिस्प्यूट अराइज हो गया है। तो अब यहाँ पे कौन जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट से बात करने के लिए? कौन जाएगा? प्रोफेशनल जाएगा। आप किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे कि भाई देखो, आप समझते हो इस चीज में, मैं ऐसे आता, तो आप इस मैटर को देखिए। तो आपके भी आप में सिमिलरली जैसे कोर्ट में केस चलता है, वैसे टैक्स अथॉरिटीज के सामने भी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, उनके सामने भी हियरिंग होती है। तो क्लाइंट उसमें किसी ना किसी को हायर करता है, तो आपको हायर कर लिया कि भाई इसमें आप हमारी मदद करो टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने। तो आप कहीं ना कहीं एडवोकेट कर रहे हो अपने क्लाइंट को, है ना? Yes. एडवोकेसी कर रहे हो उसकी। एडवोकेसी में तरफदारी करना, उसकी वकालत करना, है ना? ये सब टर्म हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। तो आप उसका पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक थ्रेट क्रिएट होता है कि भाई जिस पर्सन का हम आज की डेट में पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, उसकी एडवोकेसी हम कर रहे हैं, तो क्या हम इस पर्सन की ऑडिट भी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इससे एक तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो क्रिएट हो ही रहा है, क्योंकि आप उसके लिए काम करेंगे, आप उसको असिस्टेंस देंगे, आप उसको कंसल्टेंसी देंगे, और फिर उसके बाद आप उसकी ऑडिट भी करेंगे। तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट के साथ साथ एडवोकेसी, दो थ्रेट के थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ऊपर जो गिवन कंसीडरेशंस हैं, उनके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई डिस्प्यूट का आउटकम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में मटेरियल इफेक्ट क्रिएट करेगा नहीं। मतलब कल को जो भी जिस भी डायरेक्शन में रिजल्ट जाता है, चाहे टैक्स आपके क्लाइंट के फेवर में जाए, चाहे आपके क्लाइंट में अगेंस्ट में जाए, तो क्या वो जो रिजल्ट है उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल आएगा या नहीं आएगा? पहली चीज आप ये देखिए। तो मतलब काम करना है तो पहले ये सब चीजें देखनी पड़ती है हमको ना। तो आप ये देखिए कि इसका जो इफेक्ट आएगा आफ्टर द रिजॉल्व रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, वो क्या इफेक्ट आएगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नाउ एक चीज समझ लो, जहां जहां भी मटेरियल इफेक्ट मींस यू वर्ड यूज किया है, इट इज रिलेटेड टू अ अमाउंट विच इज अ मटेरियल अमाउंट। फिगर्स में बात हो रही है ना? मटेरियल इफेक्ट का मतलब फिगर्स में है। क्या वो अमाउंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, क्या वो अमाउंट मटेरियल इफेक्ट होगा? कहने का मतलब ये, इसलिए डाउट क्लियर कर लेना, कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछना। समझ में आ रहा है मटेरियल इफेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Yes, sir. इट इज इंडिकेटिंग अ मटेरियल अमाउंट, कि भाई क्या जो भी डिफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रिएट होने वाला है, क्या वो मटेरियल अमाउंट का डिफरेंस क्रिएट होना। ठीक है, वेदर दी एडवाइस प्रोवाइडेड इज दी सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट डिस्प्यूट। क्या आप जो एडवाइस दे रहे हैं वो एक टेस्ट डिस्प्यूट से रिलेटेड एडवाइस है?
ठीक है, द एक्सटेंट टू विच द मैटर सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ रेगुलेशन एस्टैब्लिश प्रैक्टिस, और आपकी जो एडवाइस है उसके टैक्स लॉ कितना सपोर्ट करता है, उसे रेगुलेशन कितना सपोर्ट करते हैं, या फिर उसे प्रैक्टिस जो स्टैब्लिश होती है वो कितना सपोर्ट करती है। देखो एक टर्म आप लोगों के लिए नई टर्म है, स्टैब्लिश प्रैक्टिस। स्टैब्लिश प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? सर जो प्रैक्टिस अभी तक होती हुई आई है, लाइक सबको पता है एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। हाँ, तो वॉट एवर द एडवाइस यू आर गिविंग, इट इज अ स्टैंडर्ड एडवाइस। सारे प्रोफेशनल यही एडवाइस देने वाले हैं आपको इस मैटर में, ठीक है, उसे स्टैब्लिश प्रैक्टिस कहते हैं। टर्म क्लियर हुआ शुभ, वैदिक, सिमरन? यस सर। ठीक है, यस तो सर। यस लॉ सर। तो सरकार बनाएगी, कानून बनाने का काम, रेगुलेशन बनाने का काम सरकार का है, वो एक अलग बात है। एस्टैब्लिश प्रैक्टिस जो जनरली सभी प्रोफेशनल्स इसमें एक स्टैंडर्ड जो बात करते हैं वो उसको हम लोग स्टैब्लिश प्रैक्टिस कहते हैं। तो जो मैटर है, क्या उस मैटर को वो टैक्स लॉ सपोर्ट करता है, रेगुलेशन सपोर्ट करता है, एस्टैब्लिश है ना, कुछ नया तो नहीं है। देखो चीजें नई अगर होंगी तो फिर यहाँ पे थ्रेट बढ़ जाएगा, हो सकता है आप एडवाइस सही नहीं दो, ये हो सकता है भाई चीजें नहीं होती है तो आपको नहीं पता इसकी स्टैब्लिश प्रैक्टिस क्या है, क्या है सिनेरियो में करना चाहिए था, तो थ्रेट बढ़ेगा, है ना? यस और नो? यस। एंड दी प्रोसीडिंग द कंडक्टेड इन पब्लिक, देखो पब्लिक प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वो सामने होती है, और अगर कोई प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं होती है तो दिक्कत है ना? पब्लिक प्रोसीडिंग होगी तो जो भी आपने किया उसके लिए वो पब्लिक के सामने किया, उससे थ्रेट कम हो गया, उससे आपके इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं है, प्राइवेट प्रोसीडिंग्स है, सिर्फ आपको बुला करके उन्होंने बात करी या जो कुछ भी हुआ, तो वो वहां एक केस ऐसा हो सकता है कि आपके इंडिपेंडेंस पे, आपके ऑब्जेक्टिविटी पे कोई क्वेश्चन राइज हो। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, अगेन हमारे पास सेम सेफ गार्ड्स हैं। डिफरेंट प्रोफेशनल्स हम लोगों को चाहिए, एक एप्रोप्रिएट अलग चाहिए रिव्यूअर जो ऑडिट वर्क को रिव्यू करेगा। नाउ इन लोगों ने 604.11 में कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगा दिए कि ऐसे केस में आप टैक्सेशन से रिलेटेड एडवाइस नहीं देंगे। बिफोर a public tribunal or court in the resolution of tax matter if the amount are material to the financial statement. So if you are appearing for your client before certain tribunal or court when the amount involved is material to the financial statement, तो फर्म को यहां पर वो सर्विस नहीं देनी है। आप एज अ एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है वो मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, सो इफ द अमाउंट इज मटेरियल मत करो ये काम, है ना? द फर्म अदरवाइज आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, फैक्चुअल अमाउंट और टेस्टिमनी अबाउट दी वर्क परफॉर्म, तो आपसे कुछ फैक्ट्स के बारे में पूछा जाए, टेस्टिमनी देनी हो। भाई आप ऑडिटर हो तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, आपको बुलाएं कोर्ट में, आपसे पूछें भाई एज अ विटनेस क्या आपने ऑडिट करी थी क्या, या ये इन्फॉर्मेशन आपको है, आप दे सकते हो। क्लियर है भाई, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। असिस्टिंग द क्लाइंट इन एनालाइजिंग टैक्स इशू, एनालिसिस आप उसके साथ कर सकते हो, टैक्स इशू है कोई उसको एनालाइज करना है, उसमें आप उसको मदद कर सकते हैं। ये हमारा टैक्सेशन का हो गया। आ गया भाई समझ में? क्लियर है? यस सर। तो यस आपको सर। याद करने वाली चीज इसमें कंसीडरेशन है और सेफगार्ड है। सेफगार्ड तो जनरली सबके सेम है, ज्यादा आपको थोड़ी सी एफर्ट जो लगेंगे वो ये लगेंगे कंसीडरेशन याद करने में। ठीक है भाई, हो जाएंगे याद, ये नहीं होंगे? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आईटी सर्विसेज आ गया है। आईटी सर्विसेज क्या होती है भाई, और आईटी स्टैंड्स फॉर, आईटी स्टैंड्स फॉर, जल्दी बताओ भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट डज इट इम्प्लाई? व्हाट डज इट इम्प्लाई? फुल फॉर्म तो पता है, ये भी तो बताओ क्या मतलब है इस बात का। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल दैट। नहीं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो आईटी की बात कर रहा हूँ। भूल जाओ ऑडिट, भूल जाओ अकाउंटिंग, सब चीजें भूल जाओ अभी के लिए। लेट्स टॉक अबाउट आईटी।
वो बताओ। चलो कुछ तो एग्जाम्पल दो आईटी के यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, बहुत आगे की जनरेशन के बच्चे हो, आईटी के बारे में नहीं पता इतना, तुम लोग फोन यूज करते हो। यस सर, कंप्यूटर से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, HTML लैंग्वेजेस। इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेजेस। इन फॉर द वर्ड इट सेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी की पढ़ाई जो होती है वो हम लोगों को इंफॉर्मेशन जो है उससे डील करती है कि भाई कैसे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ आप क्या करोगे, कैसे करोगे। बट भाई जब कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं थे तो इंफॉर्मेशन मैनुअली तैयार करी जाती थी, मैनुअल होता था, सारी इंफॉर्मेशन, सारे स्टेटमेंट, सब चीजें। ग्रेजुअली जैसे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए तो हम लोगों ने आईटी में ये सीखा कि भाई कैसे इस इंफॉर्मेशन को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो जोड़ देंगे, उसको कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ आसान बनाएंगे, ये सब चीजें सीखी हम लोगों ने, है ना। यस सर। ठीक है, आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन दुनिया में जो अलग अलग जगह पे पड़ी हुई थी, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिली? गूगल की मदद से। आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल आपको निकाल के देता है इंफॉर्मेशन। इट इज आईटी भी, इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉट गूगल इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा होना। यस। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वैसे ऑडिटर का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने क्लाइंट को आईटी सर्विस क्या दोगे? आपको पता नहीं है आईटी सर्विसेज के बारे में? पता है क्या? नहीं पता। नो सर। नहीं है ना। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट में ये चीज इंक्लूड करी तो कुछ सोच के इंक्लूड करी हुई। तो क्या होता है कि आप, बहुत सारे ऐसे ऑडिटर्स होते हैं जिन जो कि कंसल्टेंसी देते हैं, इवन आईटी के मैटर्स में भी कंसल्टेंसी वो लोग अपने क्लाइंट को देते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर ऑडिटर से वो कंसल्टेंसी होगा, वो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से के रेफरेंस में ही होगी। भाई क्लाइंट आपसे अगर एज ऑडिटर को इन्वॉल्व कर रहा है ना आईटी सर्विसेज के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से डील करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा है क्या आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अभी? यस सर। शुभ, सिमरन? यस सर, पढ़ा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो डील आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग या फाइनेंस उस चीज से बोल लो। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो, जब तक बिजनेस में कंप्यूटर्स का यूज हमने करना चालू नहीं किया था, हर चीज हम लोग हाथ से करते थे, है ना। डिफरेंट रजिस्टर्स हम लोग मेंटेन करते थे। ठीक है, परचेज बुक आपकी मेंटेन करी जाती होगी, सेल्स बुक आपकी मेंटेन करी जाती होगी, जर्नल एंट्रीज होती होंगी, लेजर्स बनाए जाते होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाथों से ट्रायल बैलेंस बनता होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसी तरीके से बनते होंगे, ऐसे ही होता होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, और उसके अलावा और बहुत सारा डेटा आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता होगा। ठीक है, कस्टमर्स का डेटा है, एम्प्लॉयज का डेटा है, एम्प्लॉयज कितने दिन आ रहे हैं काम करने के लिए, जिसको हम पेरोल कहते हैं। पेरोल सुना है वर्ड? यस सर। ये सब चीजें होती हैं, है ना, आपकी। नाउ जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करना चालू कर दिया बिजनेस में, धीरे धीरे हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइज कर दिया हम लोगों ने, डिजिटलाइजेशन लेकर के आ गए बिजनेस में भी, हाँ या ना। यस ठीक है, तो होने क्या लग गया? होने ये लग गया कि अब एक कंप्यूटर है ना, एक डब्बा है हमारे पास जिसमें आप डेटा फीड करते हैं। ठीक है ना, इसको कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं, इस इनपुट्स को ये प्रोसेस करता है, अपने पास सारी इंफॉर्मेशन रखता है, स्टोर करता है, और आपको आउटपुट भी देता है। यही काम करता है कंप्यूटर यहाँ पे। यस इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, इट्स गिव यू द आउटपुट। ये काम ये लोग इस तरीके से होना चालू हो गया। तो अब आज तक जो ऑडिट आप मैनुअल चीजें उठा करके कर रहे थे वो अब खत्म हो गई। अब आप, अब ऑडिट में भी आपको ऑडिट क्या करना पड़ेगा? क्या ऑडिट करोगे इसमें आप?
बुक्स नहीं है, कोई फिजिकल कुछ नहीं है, सब चीजें कंप्यूटर से हो रही है। तो हम लोगों को कंप्यूटर के अंदर देखना पड़ता है कि भाई ये जो डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, जो डेटा स्टोर किया गया है, हम लोगों को इवन कंप्यूटर के अंदर की चीजों को ऑडिट करना पड़ता है। अब वो आप खुद घुस के तो कंप्यूटर में नहीं कर सकते। इवन फॉर दिस यूनिट टेक्नोलॉजी, इवन फॉर दिस यूनिट टेक्नोलॉजी, आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में वायरस आ जाएगा तो आप खुद घुसोगे या फिर कोई सॉफ्टवेयर लेकर के आओगे जो उस वायरस को पकड़ के खत्म करेगा? क्या करोगे? सॉफ्टवेयर लाएंगे। सॉफ्टवेयर लाओगे। शुभ वैदिक, समझ में आ रही है बात? सिमरन कहाँ चली गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए अब जब आप ऑडिट करते हो तो सारा डेटा तो कंप्यूटर के अंदर है, तो आप खुद तो घुस नहीं सकते ना। तो इस डेटा को ऑडिट करने के लिए भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लेकर के आने पड़ेंगे जो अंदर का डेटा चेक करेगा कि वो कितना अच्छा है, प्रोसेसेस चेक करेगा कि वो प्रोसेसेस सही इनपुट दे रही है, आउटपुट दे रही है, दे रही। यस और नो, है ना? यस। ठीक है। तो बिजनेस में आईटी आप लोग यूज में लेने लग गए हो, ठीक है। और क्लाइंट आपकी मदद चाहता है कि भाई हमको मदद करो, हमारी जो प्रोसेसेस जो आज तक हम लोग मैन्युअली करते आ रहे थे, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी वांट टू डिजिटलाइज इट विद द हेल्प ऑफ आईटी। हम इस प्रोसेस को, जो कि पहले मैनुअल होती थी, अब हम इस प्रोसेस को क्या करना चाहते हैं, अब हम इस प्रोसेस को डिजिटल करना चाहते हैं। ठीक है ना? इसमें अब मदद चली लगेगी आईटी की। ठीक है। अब क्लाइंट आया आपके पास कि भाई हमें ये सर्विस चाहिए, वी वांट दिस मैनुअल प्रोसेस टू कन्वर्ट इनटू डिजिटल। ये कैसे होगा, क्या होगा? इसमें हमको आईटी सर्विस की आवश्यकता है, मदद है। ऑडिटर कह रहे हैं ठीक है, मेरे को पता है, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। ये सर्विस है, सिंपल सी बात है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन अब अगर आप अपने क्लाइंट को आईटी सर्विस दोगे तो ये क्या कह रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कि आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हो, तो वो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपसे आईटी सर्विस मांगी गई है, पहले तो देखिए भाई किस नेचर की आप लोग को आईटी सर्विस मांगते हैं। ठीक है। और आप जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो, इस आईटी सर्विस को देने के बाद इस आईटी सर्विस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्लाइंट की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या आपका आईटी सर्विस किस तरीके से अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको पहले देना पड़ेगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि भाई आप अगर आईटी सर्विस देते भी हो तो फिर वो आपको आईटी सर्विस नहीं देनी चाहिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डील करती हो, है ना? वो आपको नहीं देना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई अदर देन आईटी सर्विस मांगी जा रही है तो आप दीजिए। जैसे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डिजिटलाइज करना चाहते हो, वो करिए ना। उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो, उसको डिजिटलाइज आप करना चाह रहे हो, और वो काम अगर आप कर सकते हो तो करो। उसका कोई लेना देना अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं है। नहीं है ना भाई? हाँ या ना? यस सर। वो नहीं है। लेकिन आप उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के तरीके को अगर डिजिटलाइज करोगे तो इट इज डायरेक्टली डीलिंग विद दिस दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कोई चीज आप आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो सीधी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही डील कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो आईटी सर्विस दी, अब ऑडिट में भी तो फिर यही आईटी सर्विस ऑडिट होगी कि भैया आईटी सर्विस कैसी आईटी सर्विस है, ये अपना काम अच्छे से करती है नहीं करती, क्या इससे सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, क्या ये रिकॉर्डिंग सही से करता है। तो ये सेल्फ रिव्यू हो गया कि आपने अपना ही काम रिव्यू किया है। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसीलिए कोई भी सर्विस देने से पहले आप ये देखिए कि भाई वो क्या नेचर है उसका और कितना वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसे इम्पैक्ट करेगी। एंड द डिग्री ऑफ रिलायंस दैट द ऑडिट टीम विल प्लेस ऑन द आईटी सिस्टम। और जो भी आईटी सिस्टम्स आप प्रोवाइड करोगे, उन आईटी सिस्टम्स पे ऑडिट टीम कितना रिलाय करेगी फिर फर्दर। मतलब क्लाइंट यूज करेगा, क्लाइंट जो भी आईटी सिस्टम यूज कर रहा है उससे कुछ आउटपुट आएगा और उस आउटपुट पे कितना रिलाय ऑडिट टीम करेगी, ऑडिट टीम उसको कितना यूज में लेने वाली है फर्दर, वो आपको देखना पड़ेगा। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब आपको मैंने बता दिया भाई किस तरह के आईटी सर्विसेज दे सकते हो जो कि इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से अनरिलेटेड है। ठीक है। अभी कह रहे हैं ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन। ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग
सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन दैट वाज नॉट डेवलप्ड बाय द ऑडिट फर्म एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन। ऑफ द शेल्फ क्या होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? सुना है ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपने? नहीं सर सुना? लाइक वो रेडीली अवेलेबल फॉर यूज होता है। हाँ, जैसे जो चीजें रेडीली अवेलेबल होती हैं, आप दुकान पे गए, आपने बोला सर हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे अब तो दुकान पे हम लोग नहीं जाते ये सब चीजें खरीदने के लिए। पहले हम लोग, मतलब मैं जिस जनरेशन में हूँ, तो आप में और मेरे में 10 साल 12 साल का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो हम लोग जो कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर आते थे, तो बहुत मुश्किल होता था ऑनलाइन उनको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। तो मार्केट में सीडीज आती थी, जाते थे, कंप्यूटर्स की दुकान होती थी, वो रखते थे, उनसे खरीदते थे। अब आप लोग नहीं खरीद रहे, आप लोग क्या कर रहे हो कि भाई कोई चीज खरीदनी भी है तो वो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती है। जैसे पे किया, डाउनलोड किया, यूज करो, ऐसा है। यस सर। ठीक है ना? इवन मतलब पहले तो, जैसे आपको एंटीवायरस चाहिए ना, तो हम एंटीवायरस खरीद के लाते थे, डब्बा आता था, उसमें सीडी आती थी, वो सीडी आप इंस्टॉल करते थे, है ना? किया है वो कभी सीडी से इंस्टॉल आप लोगों ने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में? यस नो सर। सर। नहीं किया ना पहले। अब आजकल आनी बंद हो गई है, अब कोई नहीं देता। अब क्या करते हैं, मैं मेरे कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, यूज एंटीवायरस खरीदना है, सीधा वेबसाइट पे जाओ, पे करो, और आपके सीधा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये सब चीजें खत्म हो गई। एक सेकंड ना। तो इन सब चीजों के पीछे कोई बात करने के पीछे सिर्फ पर्पस इतना सा है कि जो चीजें आप डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल है, आपके लिए स्पेशली वो नहीं बनाई गई है ना? वो चीज जनरल पब्लिक के लिए, यूज के लिए बनाई गई है। जैसे टैली ऐसा सॉफ्टवेयर है, सुना है आप टैली के बारे में आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, जनरली अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को मोस्टली ये सब टैली के बारे में सबको पता ही होता है। तो जैसे टैली ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो किसी जनरल, वो किसी कस्टमाइज नहीं है। ठीक है, वो टेलर मेड नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो जनरल पब्लिक के यूज के लिए बना रखा है कि आप उसको ले लो, अकाउंटिंग आपकी पूरी उसके अंदर हो जाएगी। अब आपका क्लाइंट जानता है कि यार मुझे टैली चलाना नहीं आता, आप बस इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद कर दो, तो वो सर्विस देने में कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि वो कोई सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन की उसकी जरूरत नहीं है, ना ही वो ऑडिट फर्म ने डेवलप किया है। यू आर ओनली हेल्पिंग योर क्लाइंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, बस नहीं कर रहे हम लोग तो। यस और नो? यस सर। ठीक है, उसको बनाया हमने नहीं है। ठीक है, तो उसमें डेटा कैसे प्रोसेस होता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट होगा, बट वो हमने नहीं बनाया, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, उससे नहीं होगा ना? यस और नो? नहीं होगा। उससे कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेड नहीं क्रिएट होगा। चलिए, इसके अलावा ये कहते हैं कि आप कोई सिस्टम जो कि क्लाइंट ने किसी और से डेवलप कराया है ना, डेवलप भी किसी और से करा है, उस सिस्टम का इवेल्युएशन और उसके ऊपर रिकमेंडेशन अगर आपका क्लाइंट मांगता है, तो वो आप उसको करके दे सकते हैं। क्लाइंट कहता है कि भाई हम लोगों ने डेवलप करा है, वी वांट यू टू इवेल्युएट दिस सिस्टम एंड गिव अस सम रिकमेंडेशन, कि भाई इसका डिजाइन कैसा है, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है क्या, वो रिकमेंडेशन आप उसको दे सकते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? यस और नो? यस यस सर। सर। But still, what safeguards have been suggested कि even though you are giving these services जो कि आप दे सकते हो, तब भी आपको डिफरेंट प्रोफेशनल्स यूज करने चाहिए जो ऑडिट टीम के मेंबर्स नहीं हो। ऑफ कोर्स की बात है, वैसे भी आईटी सर्विसेज को जो देगा वो ऑडिट नहीं कर पाएगा, तो डिफरेंट टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। द ऑडिट फर्म मस्ट बी सेटिस्फाइड, और इसके अलावा ऑडिट फर्म को अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है कि मैनेजमेंट पूरी जिम्मेदारी लेता है आईटी कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट ये नहीं बोले बोले आपने ही तो करा था ये सिस्टम, आपने ही तो बताया था, या आपने ही तो डेवलप किया है, ये आप इश्यू नहीं आना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट से पूरी क्लियर बात कर लो, भैया आपकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इवन दो हमने इसको डेवलप भी किया हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है आईटी कंट्रोल और सिस्टम बनाने की। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस। लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए आप नहीं कर सकते ये काम, इफ द IT system is related to internal control over financial reporting or generate information that is significant to the financial statement। तो आप अगर कोई आईटी सिस्टम लिस्टेड क्लाइंट के लिए डेवलप करते हो, और वो इंटरनल कंट्रोल्स जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बनाए गए हैं, उसका सिग्निफिकेंट पार्ट है, या फिर वो आईटी सिस्टम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जरूरत करता है जो कि फाइनेंशियल जनरेट करता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट होगी,
ऐसी सर्विस आप लिस्टेड क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे। आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस सर। शुभ, सिमरन, वैदिक, समझ में आ गया यहां तक बेटा? yes sir, चलिए नेक्स्ट यस हमारा सर। आ गया वैल्यूएशन सर्विस। वैल्यूएशन सर्विस मैंने आपको बता दिया क्या होता है ऊपर, वो ऊपर हमने टैक्सेशन पर्पस से समझा था। ठीक है, अब अगर अदर देन टैक्सेशन सर्विसेज भी आपसे कोई वैल्यूएशन मांगी जा रही है तो आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो इससे फिर से सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है और एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होता है। ठीक है भाई, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने के लिए आपसे बोल दिया, शेयर्स की वैल्यूएशन करने के लिए आपसे बोल दिया, कोई अदर एसेट की वैल्यूएशन करने के लिए आपसे बोल दिया तो कर सकते हैं, लेकिन उससे सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होगा। तो आपको क्या क्या देखना है ये सर्विस देने से पहले कि भाई उस वैल्यूएशन रिपोर्ट का यूज क्या लेंगे। ठीक है, आप जो वैल्यूएशन रिपोर्ट अपने क्लाइंट को दोगे बना करके, उस रिपोर्ट को क्लाइंट क्या यूज लेने वाला है, किस पर्पस के लिए वो रिपोर्ट मांग रहा है, और क्या वो रिपोर्ट पब्लिक करी जाएगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसके अलावा क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट इन डिटरमाइनिंग मैटर्स ऑफ जजमेंट। देखो वैसा वैल्यूएशन करते हो ना, तो वैल्यूएशन में हम लोगों को कुछ जजमेंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, जजमेंट्स मींस डिसीजन, सिंपल आम भाषा में बात करें तो यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस। डिसीजंस अजम्पशन से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि जब आप वैल्यूएशन करोगे तो सर्टेन चीज अज्यूम करोगे। जैसे अगर आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराना है, ठीक है, तो बहुत, अब यहाँ पे जो वैल्यूएशन करने आएगा वो कुछ मैटर्स में जजमेंट लेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या जजमेंट लेगा वो यहाँ पे, जैसे वो जजमेंट लेगा कि भाई से फॉर एग्जांपल कि आपने आपका घर बना हुआ है, अब उस घर में यहाँ पे सर्टीन आपने पत्थरों का काम करा रखा है, वुडन का काम करा रखा है, ये सब चीजें करा रखी होंगी। तो अब ये काम आपने अगर 20 ईयर्स पहले कराया, 25 ईयर पहले कराया, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू वो क्या डिटरमाइन करेगा? वो मैटर ऑफ जजमेंट है ना प्रोफेशनल का, कि हाँ भाई देखो इसकी मैं क्या वैल्यू डिटरमाइन करता हूँ, है ना भाई? यस और नो? इट विल बी यस बेस्ड अपॉन, इट विल बी डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशन कि भाई ये प्रॉपर्टी है। लैंड की वैल्यू तो चलो वो कुछ ना कुछ उसकी मार्केट वैल्यू होगी, या पास में कितना मकान बिका, कौन सा मकान बिका, वो लास्ट उसकी क्या प्राइस। तो बहुत सारे मैटर्स ऑफ जजमेंट्स होते हैं जो वैल्यूअर को लेने पड़ते हैं। आ रही बात समझ में मेरी यहाँ पे? यस और नो? मैटर ऑफ जजमेंट का मतलब? यस सर। शुभ, समझ में आ रहा है? सिमरन, वैदिक? yes sir, ठीक है, तो अब इन जजमेंट्स को लेने में क्या वैल्यूअर इन जजमेंट्स को खुद से ले रहा है या फिर वो क्लाइंट को इन्वॉल्व कर रहा है? ठीक है, तो क्लाइंट किस और इन्वॉल्व कर रहा है तो किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व कर रहा है? ठीक है, अगर वो इन अपने आप पे इंडिपेंडेंटली वो मैटर ऑफ जजमेंट डिटरमाइन करता है तो ठीक है, अगर वो क्लाइंट को इन्वॉल्व करता है तो दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व रहेगी यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना मटेरियल इफेक्ट आएगा, और यहां पर फ्यूचर इवेंट्स का इम्पैक्ट आपकी वैल्यूएशन पे कितना आ सकता है। यू हैव गिवन सर्टेन वैल्यूएशन कि हाँ हमें डी के वैल्यूएशन हुई। ठीक है, अब फ्यूचर इवेंट्स का एक आपको अजम्पशन लगाना पड़ेगा कि फ्यूचर में यहाँ पे कुछ अगर हो गया तो मेरी वैल्यूएशन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आपको थोड़ा सा अजम्पशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज हो जाती है, फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया आपकी वैल्यूएशन पूरी गलत पड़ गई। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, है ना? यस और नो? यस सर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। ठीक है, यूज एंड पर्पस आपको देखना है वैल्यूएशन रिपोर्ट का, पब्लिक होगी नहीं होगी, क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट मैटर्स ऑफ जजमेंट डिटरमाइन करने में कितना होगा, सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व रहेगी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना मटेरियल इफेक्ट आएगा, और फ्यूचर इवेंट्स जो है उनका क्या इम्पैक्ट आपके वैल्यूएशन पे यहाँ पर रहेगा। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहां तक? पांचों समझ में आ गए कंसिडरेशंस? यस yes sir, सर। Some valuations will not involve significant subjectivity if underlying assumptions established by law and techniques are widely accepted. अब ये कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व कब नहीं होती है। ठीक है, when the assumptions are established by law and when the techniques are widely accepted. So say for example कि सरकार बोलती है लॉ बना करके कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू
जो करी जाएगी इट विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. ये assumptions बाय लॉ हैं कि यही assumption लेने हैं, टेक्निक बाय लॉ है कि यही टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। तो assumptions आपको लॉ ने दे दिए, टेक्निक आपको लॉ ने दे दी इस प्रॉपर्टी को वैल्यू करने के लिए। तो वैल्यूअर का क्या रोल रह गया? सिर्फ और सिर्फ इनको इन चीजों को देख करके वैल्यूएशन करना, इतना ही रोल रह गया है, यस और नो? यस। ठीक है, यही समझने वाली बात है। टेक्निक आपको पता है वो बाय लॉ है, अजम्पशंस आपको पता है बाय लॉ है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या होता है कि देखो इंस्ट्रक्शंस हैं, कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन समझता है 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट काम है, सेकंड काम है, थर्ड काम है, फोर्थ काम है, फिफ्थ काम है, सिक्स्थ में रिजल्ट है, ठीक है। आपका भी इसी देखो इस चीज को ऐसे समझना कि हाउ प्रोफेशनल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग इन दी कंपनी। प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयज में क्या फर्क होता है? जनरली ज्यादातर एम्प्लॉयज जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनको फिक्स्ड सुबह जाके 9 to 6 जॉब का मतलब क्या है कि 9 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, आज काम किया वही काम कल भी करोगे, परसों भी करोगे, डे डे आफ्टर उसके भी करोगे, रूटीन में वही काम करना है 9 to 6, यस और नो? यस सर। तो हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? वहां हिया बैठ के काम करे, शुभ बैठ के काम करे, सिमरन बैठ के काम करे, सब लोग एक जैसे। प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस हो सकता है लेकिन दिमाग आपको रोज नहीं लगाना ना। एक बार आपने अगर उस काम को सीख लिया चारों ने, तो चारों आप उस काम को एक जैसे ही करोगे, है ना? यस और नो? यस सर। Yes, आपको sir. दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, इट इज अ रूटीन, इट इज अ रूटीन वर्क। तो एक बार सीख लोगे वो वैसे ही काम होगा, ठीक है। और अब जैसे अब मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ ना कि आप लोगों को पता है मैं लॉयर हूँ सबको यहाँ पे, यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो हाँ मैं लॉयर हूँ। तो क्या होता है कि आई डू कंसल्टेंसी ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स। तो हर कोई अपनी एक नई समस्या रोज लेकर के आ रहा है कि यार आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मेरे को हर दिन कुछ नया करना है, नया दिमाग लगाना है। मेरा रूटीन काम नहीं है कि आज जो किया वही मैं कल करूंगा, वही मैं मतलब कोर्ट जाने का मतलब रूटीन ये नहीं कि रोज ही कोर्ट जा रहा हूँ, सर उसमें क्या है? मैं कोर्ट जा रहा हूँ लेकिन डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा माइंड अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज समथिंग विच इज एक वो टर्म है कि जो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, विच इज मेंटेनिंग माई इंटरेस्ट इन दिस वर्क, ठीक है। अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जाऊं किसी कंपनी में जॉब, मतलब ये आपको भी समझा रहा हूं मैं, कंपनी में जॉब करूं 9 to 6, फिर वो होगा क्या कि आपके पास रूटीन का मतलब लीगल में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आप किसी बैंक में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, कोई कॉर्पोरेट में चल जाओ, तो 9 to 6 जॉब है, आपको आना है रूटीन में वही काम करना है ना। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा वो काम पसंद नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसमें बोर्डम क्रिएट हो जाएगा। मैं महीने 2 महीने करूंगा, 3 महीने करूंगा, 4 महीने करूंगा, फिर मुझे लगेगा यार क्या है यार, रोज सुबह वही आ रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, वही एक्सेल खोल के बैठा हूँ, इतना सही काम है मेरा, है ना। वो काम तो मैं सीख गया महीने भर में, फिर बोर्डम क्रिएट होगा, ये सब आया ना। यस Yes, सर। sir. सो आई विल बिकम रोबोट। मैं हूँ, कोई दूसरा रोबोट लिया हो, कोई तीसरा लिया हो, सब एक जैसे ही काम करेंगे, सब एक जैसे ही करेंगे। थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी में फर्क होगा और क्या होगा, कोई मेरे से ज्यादा तेज कर लेगा, कोई मेरे से कम तेज करेगा, तो करेंगे हम लोग एक ही तरीके से काम, है ना। Yes, sir. तो अब इसमें रिस्क किस बात का है? किसी से ही काम कराओ ना आप, आपकी वैल्यू क्या है उस सिस्टम के अंदर? सिर्फ एक रोबोट की तरह काम। तो इसलिए मेरा बहुत, मैं मेरी इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ और किसी का ऐसा नहीं, बट मेरे को पर्सनली इसलिए किसी कॉर्पोरेट में जाके काम करना पसंद नहीं है। आई लाइक टू प्रैक्टिस इंडिविजुअली एज एन एडवोकेट, क्योंकि मुझे वो पसंद आता है कि यार आपके पास डेली बेसिस पे कुछ नया है यार, लोग कुछ नए लोग मिल रहे हैं, कुछ नई समस्या आपके पास लेकर के आ रहे हैं, डील कर रहे हो आप उनके। तो वो मेरा इंटरेस्ट मेंटेन करता है प्रोफेशन में, इसलिए मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं किया कभी। ये एक रीजन था। अब हालांकि आप लोगों के पास भी ऑप्शंस होगा कि भाई आप किसी कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो या अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास नए क्लाइंट्स होंगे, हर कुछ टाइम में नए लोगों से मिलोगे, नए प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ आएगी, डील करोगे, है ना। तो वो आपका एक इंटरेस्ट मेंटेन होगा, होगा नहीं होगा, एक नया नेटवर्क क्रिएट होगा नए लोगों से। आ रही है मेरी बात समझ में, ये सुनो? यस सर। Yes, sir.
ये खाली सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैं एक जनरल बात भी बता रहा हूँ। अब मैंने ये क्यों बताया, वो इसलिए बताया कि क्या होता है कि जब इस तरीके से रूटीन की कोई चीज होती है ना, जो आप करो कोई करे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे कोई रिस्क और थ्रेड भी क्रिएट नहीं होता। इसलिए इन्होंने बोला है कि भाई इस तरह की वैल्यूएशन अगर है जिसमें लॉ ने ही स्टैब्लिश कर दिया कि कैसे आपको वैल्यूएशन करना है, तो आप करो। से फॉर एग्जांपल अभी 4 आप ऑडिटर्स हो मेरे सामने, ये है शुभ, सिमरन, वैदिक है। व्हेन दी assumptions are established by law and the techniques are established by law, उससे क्या फर्क पड़ता है कोई भी करे, सब एक जैसे ही करेंगे, फिर तो सबको पता है कि हाँ ये मेथड है, ये अप्लाई करो, ये रिजल्ट आ जाएगा। यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। तो जब इस तरीके से चीजें स्टैब्लिश्ड हैं, तो आप वैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, आपको अपना माइंड पुट ही नहीं करना, सिर्फ दिमाग उस हद तक लगाना है कि आप अजम्पशन जो स्टैब्लिश्ड है, जो टेक्निक है, वो सही तरीके से आप उसको अप्लाई कर दो, उतना ही लगाना है। मशीन है, मशीन चलानी आनी चाहिए, बस इतना सा ही काम आपको करना है। जहां सब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, कोई वैल्यूएशन है जिसके लिए स्टैब्लिश प्रैक्टिस नहीं है, स्टैब्लिश अजम्पशंस नहीं है, तो वो वैल्यूएशन सही कैसे होगी, वहां उस वैल्यूअर को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें खोजनी पड़ेंगी। तो सब्जेक्टिविटी का जहां इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाए, वहां वैल्यूएशन मत करो। जहां इस तरीके से प्रैक्टिस स्टैब्लिश्ड है, वहां वैल्यूएशन कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो फॉर अ नॉन लिस्टेड क्लाइंट, यू आर shall not be provided to audit client if the valuation involve a significant degree of subjectivity and the valuation of have a material effect on तो even for the non listed client, अगर उसके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूएशन करने में सब्जेक्टिविटी का सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट है ना, एंड जो भी वैल्यूएशन करोगे उसका मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा, तो इवन फॉर अ नॉन लिस्टेड क्लाइंट यू आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड दिस सर्विस। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। बाकी रूटीन का काम हो, जहां दिमाग नहीं लगाना हो, वो तो कर लो, क्या ही दिक्कत है। वैल्यूएशन सर्विस फॉर लिस्टेड क्लाइंट, तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी वर्ड नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा देखना है कि मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा नहीं, और हो सकता है कि सब्जेक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो इम्पैक्ट मटेरियल आएगा। तो सिर्फ एक चीज देखनी है कि मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है या नहीं, रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्टिविटी। नहीं है, जीरो सब्जेक्टिविटी, कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन क्योंकि इसका इफेक्ट मटेरियल स्टेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ज्यादा आएगा, आप लिस्टेड क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. बाकी अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो डिफरेंट टीम मेंबर्स की जरूरत है, और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देखो, जो सेफगार्ड्स होंगे वो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. चलो, आज की क्लास में खत्म करते हैं। कल आगे इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज और बची है हमारी, एक एडवोकेसी थ्रेड बचे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। तो कल सैटरडे पर कल क्लास है, मैं टाइम आप लोगों को मॉर्निंग कम्युनिकेट करा दूंगा, जल्दी रख लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, शाम को 6-7 बजे भी क्लास रखें तो? No, sir, no problem. शुभ, सिमरन, वैदिक? No, सर sir, no 7 के problem. बाद रख लीजिएगा। 7 के बाद नहीं, कल दिक्कत है यार। चलो, मैं तुम लोगों को कम्युनिकेट करा दूंगा जैसा भी होगा, है ना? ओके सर। चलिए, फिर आज की क्लास में खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट। कोई डाउट हो तो बता दो अभी। नहीं है? ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर।